नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विजय मोरे। आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सरफेस एक्ट के बारे में। ये सरफेस एक्ट क्या है और ये सरफेस एक्ट भारत सरकार द्वारा क्यों लाया गया था। दोस्तों, अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का सिक्योर लोन आपने लिया है और आपका लोन डिफॉल्ट हो जाने पर आपके अगेंस्ट में बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने सरफेस एक्ट का एक्शन स्टार्ट कर दिया है और आपको डर लग रहा है कि आपका प्रॉपर्टी पोजीशन में जा सकता है, आपका प्रॉपर्टी को बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब्त कर लेगी, और इस सरफेस एक्ट का नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे लोग डर जाते हैं। बैंक अलग अलग तरीके से नोटिस भेजते हैं, जिसकी वजह से आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, माइंड में चलते रहते हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चनों के जवाब जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ आज इस वीडियो में मौजूद है एडवोकेट ब्रिजेश यादव सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ब्रिजेश सर, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। ब्रिजेश यादव सर एक लोन डिफॉल्ट के मामले में एक्सपर्ट लॉयर है, जिन्होंने इस सरफेस एक्ट के बहुत सारे केसेस को डील किया है। आज इस सारे सवालों के जवाब आज हम एडवोकेट ब्रिजेश यादव सर से ही जानेंगे। तो ब्रिजेश सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट विजय मोरे सर, और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर, दर्शकों की ओर से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ। सबसे पहले दर्शकों की ओर से मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर कि सर ये सरफेस एक्ट होता क्या है, ये सरफेस एक्ट भारत सरकार द्वारा क्यों लाया गया था। देखिए एडवोकेट विजय मोरे सर, सन 2002 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जहां पर ये बैंक एनबीएफसी जो भी लोन देती थी लोगों को जी, उसकी रिकवरी सही समय पर हो पाए। लोन तो दे दिया, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता था कि जो लोन है उसकी रिकवरी, उसकी वसूली नहीं हो पाती थी। तो ऐसे में लोन कंपनियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और जब वो लोन की रिकवरी के लिए सिविल की कोई कार्रवाई करनी चाहती थी तो उसमें कई साल लग जाते थे लोन के अमाउंट की रिकवरी के लिए। 5 साल, 6 साल, 10 साल, एक लंबी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता था, एक प्रोसीजरल लॉ को फॉलो करना पड़ता था। तो ऐसे में लोन कंपनियों का पैसा भी गया और साथ में कोर्ट कचहरी भी करना पड़ता था जी। तो ऐसे में कहीं कहीं सन 2002 में भारत सरकार ने इस विषय पे काफी चर्चा की। बैंक एनबीएफसीज के साथ में बैंक एनबीएफसीज ने भारत सरकार के पास भी अपने इस दिक्कत समस्याओं को बताया। तो ऐसे में कहीं न कहीं भारत सरकार ने डिसाइड किया सन 2002 में, और उन्होंने एक सरफेसी एक्ट 2002 का एक कानून लेकर आए। इसमें बैंक एनबीएफसीज को डायरेक्टली सीधे पावर दे दिया गया कि वो यदि कोई भी लोन का बोरोवर लोन की अमाउंट को नहीं भरता है, डिफॉल्ट करता है, पैसे भरता ही नहीं है, तो ऐसे में लोन कंपनियों को कोर्ट कचहरी में जाकर कानून की एक लंबी प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली सीधे लोन कंपनियों को नोटिस भेजो, उनको मौका दो कि भैया इतने समय के अंदर पैसा भरिए, नहीं भरोगे तो डायरेक्टली सीधे प्रॉपर्टी की जब्ती होगी, और प्रॉपर्टी की जब्ती करके उस प्रॉपर्टी, उस संपत्ति को नीलाम करके, ऑक्शन करके जो बकाया जो राशि है उसकी रिकवरी, उसकी वसूली की जाएगी। और ऐसे में जो भी संपत्ति लोन के बोरोवर ने बैंक एनबीएफसी के पास रखा होगा मोर्गेज के तौर पर, बंधक के रूप में, कोलेक्ट्रल के तौर पर, उसको सीधे बेचकर वहीं से पैसे निकाल लिए जाएंगे। लोन कंपनियों को कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली सीधे इस सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर उनको एक बहुत बड़ी शक्ति और पावर दे दी गई है। दैट्स इट। जैसे कि सर ने बताया कि सरफेस एक्ट लाया था 2002 में, और प्रॉपर रिकवरी हो, बैंक या एनबीएफसी को प्रॉपरली रिकवरी हो जाए, इसके लिए एक्ट को लाया गया था। अभी सर दूसरा सवाल हमारे मन में आता है कि सर बैंक या एनबीएफसी कितने दिनों के बाद या फिर कितने ईएमआईज आपके डिफॉल्ट हो जाने के बाद में बैंक या एनबीएफसी ये सरफेस एक्शन स्टार्ट कर देती है सर। देखिए विजय सर, मैं हमारे जो भी दर्शक उनको बताना चाहूंगा, यदि आप एक सिक्योर लोन लिए हैं और ऐसे में आपने बैंक एनबीएफसीज के पास आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मकान, दुकान, प्लॉट, फैक्ट्री, मशीन, जो भी चीज है, यदि आपने कोलेट्रल गिरवी के तौर पर रखा है, और ऐसे में यदि आगे चलकर किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण यदि आप लोन की ईएमआईज को लगातार कंटिन्यूअसली 3 ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, 90 से 92 दिन के ऊपर हो जाता है, तो ऐसे में लोन के बोरोवर का जो लोन अकाउंट है वो बैंक एनबीएफसी उसको एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगराइज और घोषित कर देती है। उसके बाद सरफेसी एक्ट 2002 की कार्रवाई चालू होती है। तो सबसे पहले 13/2 की एक नोटिस भेजेंगे कि भैया
आपको हम 60 दिन का समय दे रहे हैं, आप जो भी आपका अमाउंट बाकी है उसका आप रीपेमेंट भुगतान करवा दीजिए। यदि आप 60 दिनों के अंदर पैसे दे देंगे तो फिर कार्रवाई वहीं पे खत्म, आप कर्ज मुक्त हो जाओगे, आप मतलब कि फ्री हो जाओगे, आपकी प्रॉपर्टी की जब्ती नहीं होगी। लेकिन यदि आप पैसे नहीं देते हैं और डिफॉल्ट आगे भी चलता रहा और पैसे आप नहीं दे रहे हैं, जो भी अमाउंट मेंशन था 13/2 की नोटिस के अंदर, तो फिर ऐसे में 60 दिन के बाद जो लोन कंपनियां हैं वो 13/4 की नोटिस भेजेंगी, जिसे कहते हैं कब्जे की नोटिस, पोजीशन की नोटिस। और वो कब्जे की नोटिस देकर उसके बाद फिर वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भौतिक रूप से कब्जा लेंगे। आपको पहले तो पीसफुल तरीके से बोलेंगे भैया प्रॉपर्टी खाली कर दो, यदि खाली नहीं करोगे तो वो सीजीएम कोर्ट या फिर डीएम के पास जाकर सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाकर वहां से ऑर्डर लेकर आएंगे और पुलिस के सहयोग और बल से फोर्सफुल तरीके से प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर बाद में उसकी नीलामी की प्रक्रिया करके ऑक्शन की प्रोसेस करके प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा निकाल लेंगे। एकदम शॉर्ट और सिंपल मैंने बता दिया किस तरीके से वो कानूनी कार्रवाई करके वो अपने पैसे निकालते हैं। सर अगर किसी बोरोवर को 13/2 की नोटिस आती है या 13/4 की नोटिस आती है, तो ऐसे में उनके पास में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है या फिर उनको क्या एक्चुअली करना चाहिए, क्या इसके ऊपर सॉल्यूशन है सर? देखिए विजय सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यदि आपका सिक्योर्ड लोन का मामला है, डिफॉल्ट हो रहा है, तो ऐसे में यदि आपको 13/2 की नोटिस आती है तो 13/2 की नोटिस का पहले मतलब समझ लीजिए कि 13/2 की नोटिस का मतलब होता है लीगल डिमांड नोटिस। उसमें 60 दिन का समय दिया जाता है और उसमें उस नोटिस के अंदर अमाउंट मेंशन रहती है कि भैया इतना अमाउंट आपको भरना है 60 दिन के अंदर। यदि पैसे हैं तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सिक्योर्ड लोन के डिफॉल्ट का मामला है, इसमें रिस्क मत लीजिए। पैसे हैं तुरंत इमीडिएटली 60 दिन के अंदर पैसे दे दीजिए और मामला खत्म कर दीजिए। यदि पैसे नहीं है तो आप जवाब दीजिए। 60 दिन के अंदर उस 13/2 की नोटिस का रिप्लाई फाइल करवाइए, जवाब दीजिए आपके एडवोकेट के माध्यम से या फिर खुद आप जवाब दीजिए अंडर सेक्शन 13(3)A में ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002। अब उस जवाब में क्या लिखेंगे आप? आपकी जो भी दिक्कत समस्या है वो मेंशन कर दीजिए। यदि आप लोन अकाउंट में रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं वो आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। यदि आप अपने लोन अकाउंट को रेगुलराइज करवाना चाहते हैं, एनपीए से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो आप मेंशन कर दीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि 13/2 की कार्रवाई गलत है तो एक मजबूत आपत्ति दर्ज करवाइए, एक लीगल ऑब्जेक्शन फाइल करिए। जो भी एक जो टाइम पीरियड है 60 दिन का, उसके अंदर विद इन 60 डेज आप उस नोटिस का रिप्लाई जवाब तुरंत फाइल करिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सेसिव चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा पेनाल्टीज हैं, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, इनका कैलकुलेशन हिसाब किताब गड़बड़ है, ये जो अमाउंट जो मेंशन्ड है लीगल डिमांड नोटिस के अंदर ये गलत है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, फालतू है, इतना नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में आप एक मजबूत लीगल ऑब्जेक्शन फाइल करिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। तो रिप्रेजेंटेशन आप फाइल करिए विद इन 60 डेज। तो ये है 13/2 की नोटिस का मतलब, इसमें रिप्लाई जवाब फाइल करिए। यदि आप शांत बैठते हैं, चुपचाप कुछ नहीं करते हैं, तो 60 दिन के बाद आपको 13/4 की नोटिस आ जाएगी। 13/4 की नोटिस मतलब क्या होता है? पोजीशन की नोटिस, कब्जे की नोटिस, भौतिक कब्जे की नोटिस, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस। 13/4 की नोटिस मतलब भैया अभी वो नोटिस लाएंगे, बैंक एनबीएफसीज के जो भी अथॉराइज्ड जो ऑफिसर्स होंगे वो लाएंगे, वो नोटिस को आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर स्टिक कर देंगे, चिपका देंगे कि भाई अब ये प्रॉपर्टी ऑन पेपर वर्क के बेसिस पर अब ये प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में आ चुकी है, ठीक है। फिजिकली नहीं आई है बट पेपर वर्क के हिसाब से हमारे कब्जे में आ चुकी है। तो उस समय भी आपको एक मौका दिया जाता है कि भैया पैसे दे दीजिए। अभी वो प्रॉपर्टी भौतिक रूप से गई है, बस सिंबॉलिक तरीके से, और लोगों में एक अवेयरनेस फैला दी गई है पब्लिक के बीच में कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर अब इस बैंक का कब्जा है। तो ये 13/4 की कार्रवाई है, ठीक है। और ये थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज होता है। और अगर 13/4 की नोटिस आई है, यदि आपको इस मामले में आपको लग रहा है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है, 13/2 13/4 सब गलत है, और आपके पास बैंक और एनबीएफसी जो गलतियां कर रहे हैं उसके ग्राउंड्स आपके पास हैं, उनके लूप होल्स आपके पास हैं, तो ऐसे में यदि आप कुछ रेमेडीज चाहते हैं, आप अपना बचाव लेना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को बचाना चाहते हैं और आप इसको लीगली फाइट करना चाहते हैं, तो ऐसा में आपको तुरंत इमीडिएटली आपको विद इन 45 डेज, जैसे ही आपको 13/4 की नोटिस मिलती है, 45 दिनों के अंदर आपको डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल कोर्ट में आपको जाना चाहिए और वहां पे जाकर आपको ऐसे की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए अंडर सेक्शन 17 में। इससे क्या होगा, वहां पे जाकर आपका जो भी पॉइंट, आपका जो भी मुद्दा है, जो भी आपके लीगल ग्राउंड्स है, आप वहां पे डीआरटी के समक्ष रखिए और इस कार्रवाई को आप रोकिए। यदि बैंक नहीं रोकती है तो 45 डेज में आपको डीआरटी में जाना है। दैट्स इट। धन्यवाद सर, आपने हमारे ये सवाल का भी बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है सर। सर हम अगला क्वेश्चन आपको पूछने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको 13/2 का नोटिस आता है
जिसमें कि आपने बताया कि 60 दिन का टाइम होता है। इस 60 दिन के बाद में फिर जैसे आपका ये टाइम पीरियड खत्म होता है तो आपको 13(4) सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है। तो क्या सर ये 13(4) का नोटिस आने के बाद में क्या डायरेक्टली आपका घर का जो लॉक है वो डायरेक्ट तोड़ने का राइट्स उनके पास में होता है, या फिर आपको वो घर से बाहर निकाल सकते हैं? क्या ऐसा कुछ उनके पास में राइट्स होता है सर? देखिए विजय सर, कैसा है, अगर 13(4) की नोटिस आई है और ऐसे में वो 13(4) की नोटिस लाकर प्रॉपर्टी पे चिपका दिए, तो ये स्टेज पर बैंक और एनबीएफसीज, उनके अथोराइज्ड ऑफिसर्स को इतना पावर नहीं है, मतलब पावर है ही नहीं कि वो आकर घर, अगर यदि घर लॉक है तो उसका ताला तोड़ दे, घर में कोई है उसको बाहर निकाल दे। ये राइट्स उनको बिल्कुल भी नहीं है। वो फोर्सफुल तरीके से प्रॉपर्टी को खाली नहीं करवा सकते हैं, लॉक ताला तोड़ नहीं सकते हैं जब तक कि उनको कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता है, जब तक कि डीएम से या फिर सीजीएम कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर सीजीएम कोर्ट से जब तक उनको ऑर्डर नहीं आता है सेक्शन 14 का फिजिकल पोजीशन लेने का, तब तक वो प्रॉपर्टी को टच तक नहीं कर सकते हैं। तो 13(4) की नोटिस में सिर्फ वो लाकर प्रॉपर्टी के ऊपर नोटिस से चिपका सकते हैं, ना कि वो डोर का लॉक तोड़कर फोर्सफुल तरीके से घर में कब्जा कर सकते हैं। बिल्कुल भी, ये अगर करते हैं तो ये पूरी तरीके से अपने आप में गैर कानूनी है और इलीगल है, गलत है। ये फोर्सफुल तरीके से ताला तोड़कर बिल्कुल भी घर में घुस नहीं सकते हैं 13(4) की नोटिस के स्टेज पर। दैट्स इट। धन्यवाद सर। जैसे कि दर्शकों, एडवोकेट विजय सर ने हमारे साथ, जैसे कि एडवोकेट विजय यादव सर ने बताया कि अगर आपको सरफेसी का 13(2) का नोटिस आता है या फिर 13(4) का नोटिस आता है तो डायरेक्टली भी किसी भी तरह से आपके घर के ऊपर वो पोजीशन नहीं कर सकते हैं। वो केवल एक नोटिस चिपका कर एक भौतिक पोजीशन वो लोग ले सकते हैं। बिल्कुल सर। अभी सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर 13(2) का नोटिस आता है या 13(4) का नोटिस आता है या फिर सिंबॉलिक पोजीशन होने के बाद भी अगर किसी बोरोवर को इसमें सेटलमेंट करवाना है तो सेटलमेंट को लेकर इसमें क्या सॉल्यूशन है सर? देखिए विजय सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि यदि 13(2) की नोटिस 13(4) की नोटिस के दौरान यदि आपको सेटलमेंट करना, समझौता करना है इस सिक्योर लोन के मामले में, डिफॉल्ट के मामले में, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई के मामले में, यदि आपको समझौता करना, सेटलमेंट करना है, आपको आपका अकाउंट रेगुलराइज करना है, क्लोज करना है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, यदि आपका अकाउंट एनपीए में जा चुका है और आपके खिलाफ में सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चल रही है और ऐसे में लोन कंपनियां, उनके लोन रिकवरी एजेंट्स, कलेक्शन टीम वाले यदि ये कहते हैं कि भाई कुछ पैसे दे दीजिए, 2-4 ईएमआई दे दीजिए, पार्ट पेमेंट करवा दीजिए, आपका हम जो सरफेसी एक्ट का जो कार्रवाई है वो बंद करवा देंगे, स्टॉप करवा देंगे, तो उनकी बातों पर भरोसा मत करो बिल्कुल भी। यदि एक बार सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चालू हो गई तो वो रुकती नहीं है जब तक कि लोन कंपनियां अपनी तरफ से लिखित रूप में ना दे दे। तो यदि आप 1-2 ईएमआई भरने जा रहे हैं, सेटलमेंट की बातचीत चल रही है, तो जब तक चीजें फाइनल नहीं हो जाती है, रिटर्न में लिख कर नहीं मिलता है, लिखित रूप में लिख कर नहीं मिलता है, जब तक आपको मेल नहीं आता है कि भाई हाँ ठीक है, हम तैयार है सेटलमेंट करने के लिए, हम आपके अकाउंट को रेगुलराइज करने के लिए तैयार हैं, हम आपके लोन अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए तैयार हैं, जब तक वो चीज लिख के नहीं देते हैं तब तक आप इस मामले में बिल्कुल भी पैसा ना दें। पैसा देना अच्छी बात है, पैसा देना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से। ईएमआई दीजिए, पार्ट पेमेंट दीजिए, सेटलमेंट करवाइए, लेकिन पहले लिखित रूप में ले लीजिए कि भाई आप मेरा लोन अकाउंट सेटल्ड करेंगे, कितने अमाउंट पर करेंगे, मेरा अकाउंट आप रेगुलराइज करेंगे, एक्टिव करेंगे, स्टैंडर्ड करेंगे, मुझे एनपीए से बाहर निकालेंगे, मेरा लोन आप रिस्ट्रक्चर करके देंगे, मुझे लिखित रूप में दे दीजिए, उसके बाद में पेमेंट करता हूं। तो जो भी चीज है सरफेसी एक्ट की कार्रवाई के दौरान यदि आप कोई भी चीज करने जा रहे हो तो आप लिखित रूप में पहले ले लीजिए, आप रिटर्न में ले लीजिए, उसके बाद ही आप करिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। सर कभी कभी हमारे दर्शकों को एक सवाल बहुत सताता है कि सर हम लोग एक जगह पे बोलते हैं कि ऑडियो अल्टरम पार्टम दोनों पक्षकारों को सुना जाना चाहिए कोई भी ऑर्डर पास होने से पहले, लेकिन सर इस सरफेसी एक्ट के मामले में कभी कभी सर डायरेक्ट तहसीलदार का हम लोग को ऑर्डर आता है या फिर किसी रिसीवर को अपॉइंट करते हैं, सीजीएम का ऑर्डर आता है, डायरेक्टली नोटिस आता है कि आपका फिजिकल पोजीशन ये सो एंड सो डेट को लिया जाएगा, और इसमें आपको जो बोरोवर होते हैं सर उनको सुना भी नहीं जाता है, उनको हियरिंग का नोटिस नहीं आता है, उनको बुलाया नहीं जाता है, उनको सुना नहीं जाता है, अपना पक्ष रखने की उनको चांस नहीं दिया जाता है। तो इसके बारे में सर क्या एक्चुअली बताना चाहेंगे सर आप? देखिए विजय सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत एकदम बारीकी और एकदम अंदरूनी प्रश्न आपने पूछा है। इसका जवाब बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से मैं देना चाहूंगा। देखिए क्या होता है ना, जब 13(4) की नोटिस जब आती है, जब लोन का बोरोवर पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं देता है बैंक वालों को, तो बैंक वाले क्या करते हैं, फोर्सफुल तरीके से प्रॉपर्टी पे कब्जा लेने के लिए सेक्शन 14 का एक एप्लीकेशन लगाते हैं सीजीएम कोर्ट के समक्ष या फिर डीएम के समक्ष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर वो एप्लीकेशन वहां पे लगती है, फिर उस एप्लीकेशन को सीजीएम कोर्ट और डीएम उस एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली अच्छे से देखते हैं
कि भाई क्या बैंक और एनबीएफसीज ने सरफेसी एक्ट 2002 के जो प्रावधान, जो प्रोविजंस थे जी उनका प्रॉपर्ली कंप्लायंस किया कि नहीं, प्रॉपर्ली लोन अकाउंट को एनपीए में सही समय पर कैटेगराइज किया कि नहीं किया, जी आरबीआई के नियमों का प्रॉपर्ली उनको फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया, जी। 13/2 की नोटिस सही समय पर भेजी कि नहीं भेजी गई, 13/4 की नोटिस सही समय पर भेजी गई कि नहीं भेजी गई, जी ये सारी चीजों को वो प्रॉपर्ली अच्छे से उस एप्लीकेशन में वो देखता है, उसको अच्छे से चेक करता है। यदि सब कुछ उसको ओके लगा कि हाँ भाई बैंक और एनबीएफसीज ने सरफेसी एक्ट के प्रावधानों प्रोविजंस का प्रॉपर्ली कंप्लायंस किया और नियम कानून से वो यहाँ पर आए हैं, जी तो ऐसे में वो डायरेक्टली सीधे उस एप्लीकेशन को अलाउ करेंगे और एक्स पार्टी तरीके से, वन साइडेड तरीके से सीधे वो ऑर्डर पास कर देंगे और यहाँ पर लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को सुनने का मौका नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी उनको अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना रिप्लाई, अपना जवाब देने का मौका ऑलरेडी उनको दे दिया गया था 13/2 की नोटिस के समय ही। वहां पे उनको 60 दिन का समय दिया गया था और जब 13/4 की नोटिस आई थी तो वहां पर भी उनको 45 डेज का टाइम दिया गया था कि विद इन 45 डेज आपको डीआरटी के समक्ष जाना है। ऑलरेडी आपको आपका पक्ष रखने का आपको मौका दिया गया था। ऑडी अल्टरम पार्टम इस लीगल मैगजीन को प्रॉपर्ली कंप्लायंस किया गया था और आपको आपका पक्ष रखने का आपको मौका दिया गया था। तो यहाँ पे सीजीएम कोर्ट और डीएम कोर्ट ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ ना फिजिकल पोजीशन दिलाने का काम करता है थ्रू ऑर्डर। तो ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करता है, डीएम और सीजीएम कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करता है। ये लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को हियरिंग का मौका नहीं देता है। ये सीधे क्या करता है कि भाई नियम कानून प्रॉपर्ली फॉलो अगर हुए हैं तो सीधे ऑर्डर पास कर देता है और इसमें कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर देता है। यदि डीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होंगे, तो वो क्या करेंगे, इसमें तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार को वो अपॉइंट कर देंगे, भैया आप जाकर फिजिकल पोजीशन की जो प्रक्रिया है उसको करवाइए आप। यदि सीजीएम कोर्ट से ऑर्डर निकलेगा तो वहां पे सीजीएम कोर्ट साहब क्या करेंगे, कोर्ट कमिश्नर या फिर कमिश्नर को अपॉइंट करवाएंगे, उनको बोलेंगे फिजिकल पोजीशन की जो प्रक्रिया होती है उसको आप जाके करवाइए। उसके बाद होता क्या है, फिर तहसीलदार या फिर जो भी कोर्ट कमिश्नर होते हैं वो क्या करते हैं, लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को एक नोटिस भेजते हैं कि अगले इस डेट को हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा लेने आ रहे हैं पुलिस बल के साथ में, पुलिस के असिस्टेंस और सपोर्ट के साथ में हम आ रहे हैं, तो आप इस डेट को अपनी व्यवस्था कर लीजिए कि आपको कहां जाना है, हम खाली करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट कमिश्नर है, जो तहसीलदार है, वो भी आपको एक बार रिमाइंडर भेज रहे हैं। सरफेसी एक्ट के कानून में प्रावधान में ऐसा कोई नोटिस पीरियड नहीं है। एक बार ऑर्डर हो गया तो डायरेक्टली सीधे भी आके जब्ती ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूमैनिटी के बेसिस पर, मानवता के नाते जो कोर्ट कमिश्नर है, जो तहसीलदार है, फिर भी आपको एक बार वो 15-20 दिन की एक नोटिस देता है। वो आपको 15 दिन का टाइम देता है कि भैया आप अपने आप को कहीं पे यहाँ वहां पे आप शिफ्ट कर लीजिए, हम आप ये डेट को, तारीख को हम कब्जा लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा तरीका, ये प्रोसेस है। और यहाँ पे उनको सुनने का मौका इसलिए नहीं दिया गया कि ऑलरेडी उनको 60 दिन का समय और डीआरटी में जाने का टाइम 45 डेज ऑलरेडी उनको वहां पे टाइम दिया गया था। तो यहाँ पे ये ऑडी अल्टरम पार्टम वाला जो था, इसका मौका उनको दिया गया है। धन्यवाद ब्रेश सर। सर मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा हमारे दर्शकों की ओर से कि सर अगर सेक्शन 14 का ऑर्डर पास हो जाता है, चाहे सीजीएम कोर्ट से हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट से हो, तो इसका क्या टाइम पीरियड है सर, कब तक आपका पोजीशन जाता है? और इसमें अगर आपको पोजीशन का या फिर ऑर्डर अगर पास होता है और आपको जब्ती से बचना है, आपका घर अगर आपको जब्ती होने से बचाना है, तो एक्चुअली में इसमें क्या सॉल्यूशन है, क्या रेमेडी उनको अपनाना चाहिए सर? देखिए विजय सर, कैसा होता है ना, जब सेक्शन 14 की एप्लीकेशन डीएम या फिर सीजीएम कोर्ट के पास आती है तो डीएम साहब या फिर सीजीएम कोर्ट को इस मामले में 30 से लेकर 60 दिनों के अंदर इस मामले का निपटारा करना होता है और इसमें ऑर्डर पास करना होता है 30 से 60 दिनों के अंदर, एज पर दी सरफेसी एक्ट 2002 के मुताबिक। उसके बाद जब ऑर्डर पास हो जाता है तो ऑर्डर पास होने के बाद उसके बाद जो सीजीएम कोर्ट या फिर डीएम साहब हैं वो ऑर्डर में लिखते हैं कि भैया अगले 15 से 30 दिनों के अंदर या फिर कभी कभी 7 से 15 दिनों के अंदर, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, वो अपने हिसाब से उनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो 1 हफ्ता, 15 दिन, 30 दिन का समय दे। डीएम साहब और सीजीएम साहब कोर्ट कमिश्नर को और तहसीलदार को कहते हैं कि अगले 7 से 15 दिनों के अंदर जो फिजिकल पोजीशन की जो कार्रवाई है इसको करिए। और आपने कार्रवाई कैसे की, इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास सबमिट करिए। आप किस प्रकार से स्पॉट पर गए, आपने किस प्रकार से फिजिकल पोजीशन लिया, आपने किस प्रकार से, किस तरीके से आपने पूरा प्रोसेस किया, उसमें पंच आ जाएंगे, इन्वेंट्री आ जाएगी,
जो जितने भी सामान घर में रखे हैं उसकी पूरी लिस्ट रेडी होती है, जी स्टॉक्स, इन्वेंट्री, और जो पंच है, पंच के सामने ये पूरी प्रक्रिया होती है। जी तो जो भी आपने कामकाज किया और किस प्रकार से आपने पीसफुल तरीके से संपत्ति, प्रॉपर्टी को लोन के बॉरोवर के कब्जे से निकालकर आपने बैंक और एनबीएफसीज के ऑथराइज्ड ऑफिसर के कब्जे में दिया, उस पूरी प्रक्रिया का जो रिपोर्ट है हमको अगले 7 से 15 दिनों के अंदर हमारे पास सबमिट करिए आप। इस प्रकार से ये टाइम लिमिट होता है। जी ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो डीएम ऑर्डर करता है सेक्शन 14 में। ठीक है। अभी सर मान लीजिए कि अगर किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन हो जाता है तो उसके बाद में भी अगर उसको प्रॉपर्टी जो उसका ड्रीम हाउस है उसको बचाना है, वो अगर चाहता है कि नहीं जाए, 13/2 में नोटिस भेजा गया था, 13/4 में नोटिस भेजा गया था, सेक्शन 14 का ऑर्डर पास हो गया, बाद में जाके उनके पास में पैसा आ जाता है और वो उसको प्रॉपर्टी को बचाना चाहता है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए सर? देखिए विजय सर, मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि यदि सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चल रही है, कोई भी स्टेज हो, चाहे 13 का 2 का हो, 13/4 का हो, सेक्शन 14 का ऑर्डर हो, इवन तो ई ऑक्शन नीलामी का भी स्टेज आ चुका है, ऑक्शन की नोटिस निकल गई है, जी पेपर में प्रिंट हो गया है, पब्लिश हो गया है कि ये डेट को ये प्रॉपर्टी जब सेल होने वाली है, इसकी नीलामी होने वाली, ऑक्शन होने वाला है, इवन तो उस स्टेज पर भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। जी यदि आपके पास पैसे हैं, बैंक एनबीएफसी से बातचीत करिए, पैसे दीजिए, आपकी प्रॉपर्टी आपके कब्जे में आ जाएगी। इवन तो ताला भी लग चुका है लेकिन अभी तक सेल की प्रक्रिया नहीं हुई है, ऑक्शन की डेट डिसाइड हो गई है, बट फिर भी उस समय भी उस स्टेज पर भी आप अपनी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले सकते हैं आप पैसे देकर। यदि आपको लग रहा है कि ये कार्रवाई गलत है तो आप जाइए डीआरटी कोर्ट, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले का जो डीआरटी कोर्ट है वहां पे जाइए और वहां पे स्टे की एप्लीकेशन लगाइए, अर्जेंट रिलीफ की मांग करिए। आप वहां पे जाइए, सेक्शन 17 में आप ऐसे की एप्लीकेशन फाइल करिए आप, और जाकर वहां पे जो डीआरटी कोर्ट उनके समक्ष में आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आपके एप्लीकेशन को फाइल करिए, बढ़िया मजबूती से आप वहां पे आर्गुमेंट करवाइए, प्रोसीडिंग में जो भी गलतियां हैं उसको बताइए कि आपको प्रॉपर्ली नोटिस सर्व नहीं किया गया है, ये कार्रवाई गलत है, इनका जो अमाउंट जो क्लेम कर रहे हैं वो अमाउंट एक्सेसिव है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कुछ और बताया था, बाद में कुछ और हो गया, पेनाल्टी बहुत ज्यादा मार दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का एक पॉइंट लेते हुए, एक मजबूत ग्राउंड लेते हुए आप इस प्रोसेस में स्टे ले सकते हैं आप, और आप डीआरटी से आप अपनी प्रॉपर्टी को आप बचा सकते हैं, डीआरटी में जाकर, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाकर। धन्यवाद सर। सर ने हमारे काफ़ी सवालों के जो आंसर्स है एकदम एमिनेंट और एकदम अच्छे तरीके से दिए हैं, और आशा करता हूँ कि एडवोकेट विजय सर ने आपके सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छी तरह से दिए होंगे। धन्यवाद विजय सर। थैंक यू सो मच विजय सर। आपने जो भी प्रश्न पूछे इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो भी हमारे लोन के जो भी डिफॉल्टर है, जो भी बोरोवर्स हैं, उनके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया उनको। ठीक है, मैं तो सबको यही कहूँगा कि कोई भी स्टेज हो, किसी भी स्टेज पर यदि आपका पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। बस ध्यान देना कि सेल सर्टिफिकेट जारी ना हो और प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर ना हो जाए, बस उसके पहले कभी भी आप पैसे देकर अपनी प्रॉपर्टी आप बचा सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन ये ध्यान देना, सिक्योर लोन का मामला है, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चल रही है, तो थोड़ा सा सावधान और अलर्ट होने की जरूरत है, और किसी एक एक्सपर्ट लॉयर के कंसल्टेशन में रहकर आप इस प्रक्रिया में अपना जवाब, आपका जो भी ऑब्जेक्शन है, आपकी जो भी आपत्ति है वो दर्ज करवाइए और नियम कानून से अपनी प्रॉपर्टी को बचाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।